शाइस्ता खान अपने राजपूत सामंत पर उसकी रक्षा न करने पर भड़क उठा था। महल में आग बबूला होकर घुस गया। फिर एक बेतरतीब सेना के साथ बिना किसी तोपखाने के, जो अभी भी भारी बारिश के कारण लगभग असंभव था, शाइस्ता खान पहाड़ियों की ओर बढ़ गया। उसने जमीन की टोह लेने की कोई कोशिश नहीं की और कुछ मराठा तोपची, जिन्होंने अपनी तोपें झाड़ियों में छिपा रखी थी, तब तक इंतजार करने में सक्षम थे जब तक कि मुगल सेना का अग्रिम दस्ता कुछ गज की दूरी पर ना पहुंच जाए, और फिर गोलीबारी शुरू कर दी। यह अंजाम भयानक था। शाइस्ता का हाथी उसके नीचे मारा गया। जब मुगल अस्त व्यस्त होकर पीछे हटे तो मराठा घुड़सवारों का एक दल जंगली गान गाते हुए उन पर टूट पड़ा। शाइस्ता खान अपनी बिखरी हुई सेना के साथ तेजी से पीछे हट रहा था और उसे विश्वासघात और देशद्रोह के बारे में असंगत बातें करते सुना गया। जब वह पूना पहुंचा तो शाम हो चुकी थी और पहाड़ियों की ओर मुड़ते हुए उसने देखा कि हर शिखर पर विजयी मराठों ने अलाव जलाए थे, और जैसे ही उन पर नया ईंधन डाला गया, लपटें आसमान की ओर बहने लगी और गोधूली के हरे रंग की आभा को रोशन कर दिया। शाइस्ता खान अपने महल में चले गए, जहां वे कुछ दिनों तक एकांत में रहे, केवल पूना को खाली करने का आदेश देने के लिए ही बाहर आए। शिवाजी के असाधारण पराक्रम की खबर से दिल्ली में बहुत खलबली मच गई। जहां अंधविश्वासियों ने उन्हें जादुई शक्तियों का धनी बताया, एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा कि रिपोर्ट ने उन्हें एक दुष्ट व्यक्ति बना दिया है। विंग्स ने कहा, नहीं तो उसके लिए एक ही समय में इतनी सारी जगहों पर होना असंभव था जितना कि उसके बारे में कहा जाता है। वे उसे एक बहुत बड़ा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं, जिसके कारण वह सभी तरह के लोगों की चर्चा का विषय बन गया है। शिवाजी के पराक्रम पर यही आश्चर्य गोवा के पुर्तगालियों में भी व्यक्त किया गया था, और सेनहूर द गोवार्ड ने लिखा था, यह प्रश्न अभी भी अनसुलझा है कि क्या सेवगी ने स्वयं के स्थान पर दूसरों को रखा था, या वह एक जादूगर था या शैतान था। दरबारी इलाकों में बादशाह के चाचा की हास्यास्पद विफलता और बाजार, जहां राजकुमार दारा की स्मृति अभी भी संजोई हुई थी, में प्रसारित होने वाले उपहासों पर बहुत दुख था, जिसमें एक प्रमुख पीर के अपने अंगूठे खोने और अपनी दासियों के बीच शरण लेने की तस्वीर थी। बादशाह ने अपने चाचा को ठंडे शब्दों में पत्र लिखा, उन्हें उनकी कमान से मुक्त कर दिया और उन्हें बंगाल के गवर्नर के पद पर स्थानांतरित कर दिया, जो एक निम्न पद था, क्योंकि उस प्रांत में लूट के लगभग असीमित अवसर होने के बावजूद इसकी अस्वस्थ जलवायु के कारण नापसंद किया जाता था। इसे अनेक रोटी से भरा नर्क कहा जाता था। अंग्रेज लेखकों ने शाइस्ता खान के प्रति कुछ सहानुभूति व्यक्त की है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह उसके लायक नहीं है। दक्कन में युद्ध के अपने संचालन से खुद को हंसी का पात्र बनाने के बाद उसने बंगाल में अपनी लालच से खुद को इतना प्रतिष्ठित किया कि उसका नाम आज तक वहां याद किया जाता है। सम्राट के पुत्र राजकुमार मुअज्जम ने शाइस्ता खान का स्थान लिया। औरंगजेब के साम्राज्य के भविष्य के लिए यह अच्छा होता अगर वह खुद दक्षिण की सेना की कमान संभालता, क्योंकि वह एक योग्य सेनापति था, जबकि उसका बेटा आलसी और आराम पसंद था। उसकी मुख्य रुचि शिकार और पोलो में थी। लेकिन औरंगजेब की पसंदीदा बहन दुष्ट रोशन आरा, जिसकी साजिशों ने दारा को हराने में उसकी बहुत मदद की थी, ने कश्मीर की यात्रा करने का मन बना लिया था, और औरंगजेब ने कभी नहीं सोचा था कि मराठा युद्ध, जो इसके साम्राज्य के स्पेनिश नासूर के रूप में विकसित होने वाला था, इतना महत्वपूर्ण हो सकता है कि वह अपनी बहन को भारत के स्वर्ग में ले जाने का अपना वादा तोड़ दे। रोशन आरा शायद एकमात्र ऐसी महिला थी जिसकी औरंगजेब को परवाह थी, हालांकि उसके प्यूरिटन स्वाद को साझा करने से बहुत दूर। वह दिखावे और विलासिता से प्यार करती थी। जब वह सार्वजनिक रूप से सामने आती थी तो वह एक बर्मी हाथी पर सवार होती थी, जिस पर बड़ी बड़ी घंटियां लटकी होती थी। हौदा सोने का था और जिस पर नीलम जड़ा हुआ था।
नकाशीदार जाली और छत के लिए रेशमी जाल था। उसे मोर के पंखों से घुटने टेकने वाली दासियों लगातार पंखा झलती रहती थी और उसके हाथी के दोनों और उसके नपुंसक सवार होते थे जो शानदार ढंग से सजे होते थे, जिनमें से प्रत्येक के पास एक चांदी की छड़ी होती थी और बड़ी बड़ी बेतों से लैस बहुत से अनुचर उसके मार्ग को साफ करते थे। उसके पीछे उसके प्रमुख का जुलूस होता था। महिलाओं की टोली में कभी कभी 60 राजकीय हाथी होते थे, जिनके साथ बाहरी घुड़सवार भी होते थे। यहाँ तक कि आलोचक महाशय बर्नियर भी मंत्रमुग्ध हो गए थे, और अगर उन्होंने इस भव्यता के प्रदर्शन को एक तरह की दार्शनिक उदासीनता के साथ नहीं देखा होता तो मैं भी ऐसी कल्पना की उड़ानों में बह जाता जो अधिकांश भारतीय कवियों को प्रेरित करती है जब वे हाथियों और अश्लील नजर से छिपी हुई कई देवियों के रूप में चित्रित करते हैं। महाशय बर्नियर कश्मीर की इस यात्रा में सम्राट के साथ थे और अभियान की गर्मी, असुविधा और धीमी गति की शिकायत करते हुए वे शाही शिविर की सैन्य शान शौकत से प्रभावित हुए। सम्राट का लाल कपड़े का तंबू, जिसके अंदर ब्रोकेड लगा हुआ था, हाथ से रंगा हुआ रेशम था और विभिन्न रंगों और कढ़ाई के साथ चांदी और सोने के समृद्ध आकृति वाले सैटन, गहरे और सुंदर किनारों के साथ। ध्वजावाहक जो अपनी सुंदरता के लिए चुने गए थे, जो दिन में तंबू के चारों ओर मुगल राज घराने के प्रतीक चिन्ह, 2 चांदी की मछलियां, 2 ड्रैगन, सोने के तराजू, अभिमानी आदेश में उठाए हुए खुले हाथ और सम्राट का व्यक्तिगत ध्वज, एक लेटा हुआ सिंह जो सूर्य पर छाया डाल रहा था। कुलीन लोग जो शाम होते ही गंभीर अवस्था में सम्राट को प्रणाम करने के लिए आगे बढ़े। एक अंधेरी रात में देखने लायक एक भव्य और भव्य दृश्य मशालों की लंबी कतारें पर इन पर रोशन डाल रही थी। कुलीन लोग तंबुओं की लंबी कतारों से गुजरते हुए वापस अपने तंबुओं की ओर लौटते थे, जो मसूली पट्टम चिंटज से पंक्तिबद्ध थे तथा जिन पर 100 विभिन्न प्रकार के फूल रंगे हुए थे। औरंगजेब ने अपने पूरे राजवंश की तरह ही शिकार के लिए भी बहुत अभियान चलाए, जिससे पूर्वी यात्रा की स्वाभाविक सुस्ती और बढ़ गई, लेकिन उसके शुद्धतावादी स्वभाव के कारण उसे खेल के प्रति अपनी लत को केवल आनंद के अलावा अन्य कारणों से जोड़ना पड़ा। उसके इतिहासकार ने स्पष्ट रूप से समझाया, महामहिम शिकार को अपने ज्ञान को बढ़ाने का एक साधन बनाते हैं और इसके अलावा वे शिकार दलों का उपयोग लोगों की स्थितियों की जांच करने के अवसर के रूप में करते हैं। ऐसे उच्च उद्देश्यों के कारण महामहिम शिकार में लिप्त हो जाते हैं। अदूरदर्शी पर्यवेक्षकों को लगता है कि महामहिम के पास शिकार के अलावा कोई अन्य उपदेश नहीं है, लेकिन बुद्धिमान और अनुभवी जानते हैं कि वे महान उद्देश्यों का पीछा करते हैं। यह भाग यही समाप्त होता है। अब हम अगले भाग में जानेंगे शिवाजी ने पूना पर कब्जे का लिया बदला। तब तक के लिए धन्यवाद।